जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स और आज के लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको एंटीबायोटिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स बताऊंगा। देखिए, एंटीबायोटिक्स को हम काफी तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम सारे मेथड्स की बात करेंगे जिनके हवाले से एंटीबायोटिक्स क्लासिफाई हो सकती हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या चीज है, इस टर्म का क्या मतलब है और ये किस तरह से क्रिएट होती है, इस हवाले से भी बात करें। देखिए, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन के हवाले से हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, और हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग एंटीबायोटिक के बारे में है ना बेटा, वो ये है कि ये कोई ऐसी सब्सटेंस होती है दैट किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बैक्टीरिया को किल कर दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, उसको हम जो है ना एंटीबायोटिक कहते हैं। और हमारी दूसरी अंडरस्टैंडिंग देखें बेटा एंटीबायोटिक्स के बारे में ये है कि हम इनको हासिल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या तो ऑब्टेन्ड होती हैं बैक्टीरिया से या फिर होती हैं फंजाई से। तो ये इनके दो सोर्सेज हैं बेसिकली, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब आ जाइए इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर कि ये कितनी तरह की होती हैं और हम इनको किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक जो क्लासिफिकेशन, सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो एंटीबायोटिक्स की बनती है ना मेरा बच्चा, वो बनती है इनके मोड ऑफ एक्शन पे, कि बेसिकली ये करती क्या है। अच्छा, अब करती क्या है में हमने दो चीजें बेसिकली पढ़ी हैं। एक तो हमने ये पढ़ा है कि ये बैक्टीरिया, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हो सकती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर दें, और कुछ ऐसी हो सकती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। तो हम दो कैटेगरीज बनाते हैं जनाब। हम कहते हैं भाई, एक कैटेगरी है हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियोसाइडल है बेटा। और दूसरी कैटेगरी हम बनाते हैं, हम कहते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। सो ये दो कैटेगरीज हमारे पास बन गई जनाब, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। भाई बैक्टीरियोसाइडल ऐसी जो किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार देती हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर देती हैं, उनको हम बेटा बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऐसी एंटीबायोटिक्स दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें बेटा, उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं बैक्टीरिया के हवाले से। एक और भी हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंगली, और वो है इनकी रेंज के ऊपर। अब एक और क्लासिफिकेशन भी सुन लीजिए जरा भाई, हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। हम कहते हैं भाई, या तो ये होंगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, या फिर हम कहते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हो सकती हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये भी एक तरह की उनकी क्लासिफिकेशन है। सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, दो तरह की होती हैं ये। एक और तरह से अगर हम इनको क्लासिफाई करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब मेरा बच्चा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होगी दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट, ऐसी एंटीबायोटिक्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी बैक्टीरिया, जो काफी सारे बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव है। देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनके काम करने की रेंज बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को इंपैक्ट कर सकती है, उनको किल कर सकती है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है, उनको हम बोलेंगे बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऑन द अदर हैंड, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं दैट कैन ओनली अफेक्ट और किल फ्यू बैक्टीरिया, जिनका असर कुछ खास, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पे ही होता है। ये उस तरह से इनका स्पेक्ट्रम उतना ब्रॉड नहीं होता, बड़ा नैरो स्पेक्ट्रम होता है, रेंज बहुत कम होती है, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया पे ये असरअंदाज हो सकती हैं और उन पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। इन दोनों ग्रुप क्लासिफिकेशंस के अलावा हम एंटीबायोटिक्स को उनके मोड ऑफ एक्शन, कि वो काम किस तरह से करती हैं, क्या उनका तरीकाकार है, इस बेस पे भी हम उनकी ग्रुपिंग्स कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की, क्लासिफिकेशन से थोड़ा निकल के, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप्स,
तो भाई हमें एंटीबायोटिक्स के 3 मेन मेजर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं बेटा, और उनमें जो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास वो है जी सेफलोस्पोरेंस का। आप इनको सेफेलोस्पोरेंस पढ़ लें, सेफलोस्पोरेंस पढ़ लें, एक ही बात है जनाब। अब ये जो सेफलोस्पोरेंस हैं, इनकी सबसे पहली बात ये है कि ये हैं बेटा बैक्टीरियोसाइडल। जो सेफलोस्पोरेंस होती है ना, ये बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि ये सीधा साधा बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, इनके पास और कोई चांस ही कोई नहीं है। ये अटैक करेंगी बैक्टीरिया पे और किल कर देंगी। अब सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया को कैसे किल करती हैं। भाई ये क्या करती हैं, दे स्टॉप, ये बैक्टीरिया में जाती हैं एंड दे स्टॉप सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो सिंथेसिस है ना बेटा, उसको रोक देती हैं। जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती हैं तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो हम इनको कहते हैं जी ये बैक्टीरियोसाइडल। ये जो सेफलोस्पोरेंस हैं, ये काफी सारी बीमारियों के खिलाफ जो है ना वो बड़ी इफेक्टिव हैं। मिसाल के तौर पे हम इनको यूज करते हैं जनाब नमूनिया में। अगर किसी बंदे को नमूनिया हो जाता है तो नमूनिया में ये इस्तेमाल होती हैं। सोर थ्रोट हो जाता है, थ्रोट का जो लफ्ज है बेटा वो गले के लिए इस्तेमाल होता है, और सोर थ्रोट मतलब अगर गला खराब हो जाए, ठीक है जी, तो उसमें भी सेफलोस्पोरेंस डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं या ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है तो उस केस में भी सेफलोस्पोरेन जो है वो काफी इफेक्टिव हैं और यूज की जा सकती है। सेफलोस्पोरेन के बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की, वो है मेरा बेटा टेट्रासाइक्लिन्स। इनके बारे में भी सुन लीजिए कि ये क्या बला है और ये क्या करती है। भाई ये जो टेट्रासाइक्लिन्स है ना, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है ये कि ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो काफी सारे बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होती है। और टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सेफेलोस्पोरेंस की तरह बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। जो टेट्रासाइक्लिन होती है बेटा वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, साथ आपने याद रखना है कि ये जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं, ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देती है। और ये ग्रोथ को कैसे रोकती हैं, बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ना, उसको जाके ये रोक देती है। बैक्टीरिया को कहते हैं जरा रुको, जरा सब्र करो, तुम ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोको। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस रुकती है तो बैक्टीरिया जो बेचारा है वो यूजलेस हो जाता है, वो कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता। अगर डिजीजेस की बात करें जिनके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उनमें हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अलावा यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन हैं, जो इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शन हैं, उन इन्फेक्शंस में भी जो ये टेट्रासाइक्लिन हैं वो यूज की जाती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में याद रखनी है मेरे बेटा, वो ये है कि जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनको टेट्रासाइक्लिन्स नहीं दी जाती है। बिकॉज वो जो टाइम होता है वो टूथ डेवलपमेंट का होता है, बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं ना 8 साल से छोटे बच्चों के। तो अगर टेट्रासाइक्लिन्स की डोजेज उनको दी जाए तो उनके टूथ डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो टेट्रासाइक्लिन हैं दे आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रन, वो बच्चे जो 8 से छोटे हैं, 8 साल से, तो उनको ये नहीं दी जाती बिकॉज वो टूथ डेवलपमेंट का टाइम होता है और ये टूथ डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। टेट्रासाइक्लिन्स के बाद हमारे पास जो आखिरी कैटेगरी है, आखिरी ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का बेटा, वो है जी सल्फा ड्रग्स। इन सल्फा ड्रग्स को सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं। दो नाम है इनके, आपको दोनों याद करने होंगे। आइदर यू कैन से सल्फा ड्रग्स या फिर आप इनको सल्फोनामाइड्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सल्फा ड्रग्स है ये मेरा बेटा बेसिकली सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं और इनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद होता है। तो पहली बात तो ये कि ये भाई सिंथेटिक हैं, ऐसी हैं जो हमने खुद बनाई है और इनके अंदर
दे हैव अ सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फोनामाइड बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है जो इनके अंदर मौजूद होता है। ये बात भी होगी। अच्छा, अब ये जो सल्फर ड्रग है ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक ही होती हैं, जस्ट लाइक द टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। सो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत सारी डिजीजेस के खिलाफ एक्टिव हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया को अगेन किल नहीं करेंगी, ये उनकी ग्रोथ को रोक देंगी। ये एक्चुअली क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर बेटा फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है। जब इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रोथ से रोकना होता है तो दे इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ना फॉलिक एसिड बनता है जो बेसिकली उसने यूज करना होता है बाद में अपने सेल वॉल वगैरह को बनाने के लिए, तो ये उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। अगर हम डिजीजेस की बात करें तो ये भाई नमूनिया और यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो है ना, उनके इलाज के लिए ये हमारे पास सल्फर ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स जो है ये हम मेरा बच्चा यूज करते हैं। हमारे लेक्चर का आखिरी पार्ट है जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब आपको इस टर्म को समझना है कि इस टर्म का मतलब क्या है। देखिए इस कॉन्सेप्ट की जो सबसे जनरल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है वो ये है कि भाई एंटीबायोटिक्स ना वो दवाइयां हैं जिनसे हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, बट जो बैक्टीरिया है ना बेटा वो भी बड़े चालाक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया वक्त के साथ साथ बाय द टाइम एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक एंटीबायोटिक अगर आज एक बैक्टीरिया को किल कर सकती है ना, तो 10 साल बाद हो सकता है कि वो उसी बैक्टीरिया की नस्ल, बिकॉज बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं ना और बढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेटली अगली जनरेशन उनकी बनती जा रही है, तो हो सकता है कि 10 साल बाद इसी बैक्टीरिया की नस्ल इस काबिल हो जाए कि इस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पे कोई असर ना हो। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये देखने में आई है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो पहले बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होती थी अब बैक्टीरिया पे उनका कोई भी असर नहीं होता, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बैक्टीरिया आखिर ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो इसके हवाले से चंद एक रीजंस हैं, चंद एक कह लीजिए कि रास्ते हैं जिनको बैक्टीरिया इख्तियार करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं रेजिस्टेंस बनाने के, और उनमें जो सबसे पहला तरीका है वो है जी उनके इंटरनल मैकेनिज्म। समटाइम्स क्या होता है कि देयर इंटरनल मैकेनिज्म, उनका जो अंदर का बॉडी का मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का, इट स्टॉप्स वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। इनका इंटरनल मैकेनिज्म ही बाज़ औक़ात इतना तगड़ा हो जाता है कि वो एंटीबायोटिक की वर्किंग को जो है वो स्टॉप कर देता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के ना दरमियान एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का, जिसमें वो ना अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते होते हैं। तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि दे कैन एक्सचेंज जीन्स, बैक्टीरिया जीन एक्सचेंज कर सकते हैं, वो जीन्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले होंगे। तो अब जिस जिस बैक्टीरिया में वो जीन चले जाएंगे जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट है, फिर वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं, दो मेन मेथड हैं बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट होने के। सो आज के लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स को डिटेल से पढ़ा है बेटा, एंटीबायोटिक्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस देखी, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, फिर एंटीबायोटिक्स की क्लासेस, उनके फंक्शंस, किन बीमारियों के खिलाफ एक्टिव हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। आई होप यू पीपल गेट इट ऑल। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।